हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार हमारा शरीर, जो जीव हैं, ऑर्गेनाइजम्स, उनका शरीर जो होता है सबसे सूक्ष्मतम इकाई अर्थात कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो भी वस्तु उपस्थित है, जैसे आपकी पुस्तक है, कलम है या आपकी मेज है, वे सभी पदार्थ हमारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हम जानते हैं कि परमाणु जो होते हैं वो भी हमारे विभाजित हैं। आप हम समझ चुके हैं कि परमाणु भी हमारे विभाजित होते हैं और वे 3 अवर परमाणु कणों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों में कमी या वृद्धि होने पर, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण जो है वो उत्पन्न हो जाता है, एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज आ जाती है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। अतः ऐसा गुण जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह उस पदार्थ का गुण विद्युत आवेश कहलाता है। तो आइए इसकी परिभाषा को एक बार समझ लेते हैं। हमारा विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ की ऐसा गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉनों में कमी या वृद्धि होती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। उस गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। और विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत आवेश को Q से डिनोट करते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं एक फार्मूला होता है विद्युत आवेश का, हमारा Q बराबर NE। विद्युत आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर NE, जहां पर N जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कि कितने इलेक्ट्रॉनों में कमी हुई है या कितने इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हुई है। N जो है हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E जो है हमारा इलेक्ट्रॉनों का आवेश को प्रदर्शित करता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, हम जानते हैं E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम के बराबर होता है। तो हमें पता चला कि विद्युत आवेश का जो सूत्र होता है वो Q बराबर NE है और इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विद्युत आवेश हमारा एक अदिश राशि होती है। तो आइए अब कूलाम के बारे में समझ लेते हैं कि कूलाम क्या होता है। जो हमारे विद्युत आवेश का मात्रक है, कूलाम को हम परिभाषित कर सकते हैं कि एक कूलाम वो आवेश होता है, एक कूलाम उतना आवेश है उस विद्युत आवेश के तुल्य होता है। एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य होता है जो लगभग 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होते हैं। जब हमारे n बराबर 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तब हमारा आवेश जो है विद्युत आवेश वो 1 कूलाम होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य होता है, जबकि वो लगभग 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि विद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ लेते हैं। तो विद्युत आवेश जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले धनावेश और दूसरा होता है हमारा ऋण आवेश। तो आइए धनावेश को समझ लेते हैं। धनावेश क्या होता है? हम जानते हैं जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है तो उस पर धनावेश आ जाता है। जैसे हमारा सोडियम है, तो हम जानते हैं सोडियम जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर प्लस का वन आवेश आता है। उसी प्रकार हमारा हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर प्लस का वन आवेश आता है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है तो उस पदार्थ पर धनावेश आ जाता है। इसका उदाहरण एक देख लेते हैं। यदि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाती है, जिस कारण उस पर धनावेश आ जाता है। आइए ऋणावेश के बारे में समझ लेते हैं कि ऋणावेश क्या होता है। तो हम ऋणावेश को परिभाषित कर सकते हैं धनावेश के अपोजिट कि ऋणावेश किसी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो जाती है, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थ पर जो आवेश आता है उसे ऋणावेश कहते हैं। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारा परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका अष्टक लिखोगे तो हो जाएगा 2,8,7, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर एक माइनस का आवेश आ जाएगा। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका अष्टक लिखोगे हो जाएगा 2,8,7, 8 2 10 7 17। इसके अंतिम कोष्ठ में 7 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं यदि किसी परमाणु के अंतिम कोष में 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उतने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यदि 5 से कम होते हैं तो वो डोनेट करता है और उस पर धनावेश आता है। तो यहाँ पर 5 से अधिक अर्थात 7 हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हम लिख सकते हैं क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो हो जाएगा क्लोरीन माइनस आयन, अर्थात क्लोरीन पर माइनस का आवेश आ जाएगा। तो हमें पता चला यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, या किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। जैसे कि हमारा
हमारा क्लोरीन। तो हमने समझ लिया कि विद्युत आवेश क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है और कूलाम को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं और विद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। एक चीज और समझ लेते हैं कि हमारे जो सजातीय आवेश होते हैं अर्थात एक से आवेश, जैसे कि धनावेश धनावेश जो है या ऋणावेश ऋणावेश, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। जब भी हमारे सजातीय आवेश एक प्रकार के आवेश होते हैं जैसे धनावेश धनावेश और ऋणावेश ऋणावेश, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब हमारे समान आवेश होते हैं अर्थात विजातीय आवेश जैसे हमारे धनावेश और ऋणावेश या ऋणावेश और धनावेश, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब अपोजिट आवेश होते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए अब समझ लेते हैं, जो कि हमारा पाठ का नाम है विद्युत क्षेत्र एवं विभव। तो समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यदि हमारा कोई आवेश है, कोई बिंदु आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र यहाँ पर मान लेते हैं कोई Q हमारा जो है बिंदु आवेश है और इसके चारों ओर यहाँ पर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां तक इस आवेश का प्रभाव हमें देखने को पता चलता है। यदि यहाँ पर हम कोई वस्तु रख दें और उस वस्तु पर इस आवेश का प्रभाव रहता है तो हम कह सकते हैं कि इतना क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस आवेश का प्रभाव है। अतः हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उस विद्युत आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, अर्थात वो किसी वस्तु पर अपना प्रभाव डालता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। आइए बच्चों अब समझ लेते हैं कि हमारा विद्युत विभव क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है। जैसा कि हमारा पाठ का नाम दिया गया है विद्युत क्षेत्र एवं विभव, आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में समझ लिया। अब समझ लेते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव को हम इस प्रकार समझ लेते हैं कि कोई हमारा एकांक धन आवेश है, एकांक धन आवेश, जब एकांक धन आवेश को अनंत से बहुत ज्यादा दूरी से, जब एकांक धन आवेश को अनंत से हम किसी अन्य बिंदु तक लाते हैं, जब किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी अन्य बिंदु तक लाया जाता है तो उस बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वही कार्य हमारा विद्युत विभव कहलाता है। तो हम परिभाषित कर सकते हैं विद्युत विभव को कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एक बार फिर हमारा विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव हमारा V से प्रदर्शित किया जाता है और यदि हम कार्य को W से प्रदर्शित कर लें और जो हम एकांक धन आवेश अनंत से लाते हैं उसको Q से प्रदर्शित करते हैं तो हमारा फार्मूला हो जाएगा विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, अर्थात हम लिख सकते हैं B बराबर W बटे Q, जहां पर B हमारा विद्युत विभव है, W हमारा कार्य और Q हमारा आवेश है। आइए अब विद्युत विभव का मात्रक ज्ञात करते हैं कि विद्युत विभव का हमारा मात्रक क्या हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक। तो विद्युत विभव का मात्रक बराबर हो जाएगा, सूत्र है हमारा कार्य बटे आवेश। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कार्य का मात्रक, क्या लिख सकते हैं, कार्य का मात्रक बटे क्या है हमारा Q आवेश है, तो हम लिख सकते हैं नीचे आवेश का मात्रक, क्या लिख सकते हैं, आवेश का मात्रक। तो हम जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य को जूल में नापा जाता है, अर्थात हमारी जो भी ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या कोई भी ऊर्जा है, उन सभी के मात्रक जूल होते हैं और कार्य का भी मात्रक हमारा जूल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जूल। और हम जानते हैं अभी हमने पढ़ा आवेश, आवेश का मात्रक हमारा होता है कूलाम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आवेश के मात्रक के स्थान पर कूलाम लिख देंगे, अर्थात हमारा विद्युत आवेश का विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। जूल को जैसे प्रदर्शित किया जाता है कूलाम को C से, तो हम लिख सकते हैं विद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या इसे क्या लिख सकते हैं, वोल्ट, या इसे क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। और वोल्ट को भी B से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने समझ लिया कि विद्युत विभव क्या होता है। यदि हम एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तो हमें जो कार्य करना पड़ता है वो विद्युत विभव कहलाता है। यदि हम विद्युत विभव को B से प्रदर्शित करें और कार्य को W से, विद्युत आवेश को Q से, तो हमारा सूत्र हो जाएगा B बराबर W बटे Q। और हम जानते हैं हमारा विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं कि हमारा विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। जिस प्रकार हमारा विद्युत विभव है उसी प्रकार विद्युत विभवांतर होता है। विद्युत विभव विद्युत विभवांतर में क्या अंतर है, देखो हमने पढ़ा विद्युत विभव जो होता है वो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है विद्युत विभव, परंतु विद्युत विभवांतर जो होता है वो किसी धारावाही चालक या किसी धारावाही परिनालिका में, किसी धारावाही चालक या किसी धारावाही परिनालिका में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर से पता चलता है कि दो विभवों का अंतर,
विभवांतर, विभवांतर यानी कि विभवों का अंतर। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है, मान लेंगे यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा अनंत है, यहाँ पर मान लेंगे कोई पॉइंट अनंत है और यहाँ पर कोई एकांक धन आवेश प्लस q है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाते हैं a बिंदु तक, इसको यहाँ से यहाँ तक लाते हैं a बिंदु तक, और हमें यहाँ पर कार्य जो है वो w करना पड़ता है, कार्य हमें कितना करना पड़ता है w। तब यहाँ पर हमारा जो विद्युत विभव होगा, एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य किसी बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, तो ये हो जाएगा हमारा v1। ये क्या हो जाएगा, विद्युत विभव v1। और हम जानते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है, हमारा किसी धारावाही चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत विभव को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। तो यहाँ पर मान लेंगे कोई एक दूसरा बिंदु है B, तो जो हमारा विद्युत आवेश आया है प्लस q, यहाँ पर अब इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो हमारा कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। अर्थात इन दोनों विभवों का अंतर जो होगा वो विद्युत विभवांतर कहलाएगा। विद्युत विभवांतर को डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा बी से प्रदर्शित क्यों करते हैं, डेल्टा जो है हमारा ग्रीक का अक्षर होता है, डेल्टा को इस प्रकार लिखा जाता है, डेल्टा बी बराबर b2 माइनस b1, जहाँ डेल्टा का मतलब है विभवों का परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, अर्थात दो राशियां जो हैं उनमें चेंज होना। तो यहाँ पर डेल्टा प्रदर्शित करता है कि विभव में परिवर्तन हुआ है b2 से b1। तो हमें पता चला विद्युत विभवांतर क्या होता है, एक बार फिर समझ लेते हैं। विद्युत विभवांतर किसी एकांक धन आवेश को किसी धारावाही परिनालिका में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा बी बराबर होता है हमारा b2 माइनस b1। तो इसका फार्मूला भी सेम हो जाएगा डेल्टा बी बराबर w बटे q, वही फार्मूला हो जाएगा। और इसका मात्रक भी हमारा वोल्ट हो जाएगा, इसका मात्रक भी हमारा वोल्ट हो जाएगा, जो कि विद्युत विभव का था। आइए बच्चों, इस अब चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा एक नियम है उसके बारे में समझ लेते हैं। जो हमारा एक नियम दिया गया है कूलाम का नियम, वो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। तो आइए समझ लेते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे एक प्रकार के आवेश जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और हमारे जो विपरीत आवेश होते हैं, अपोजिट आवेश, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इन प्रतिकर्षित आवेशों के बीच और इन आकर्षित आवेशों के बीच कोई ना कोई बल लगता है जिसको अपना विद्युत बल कहते हैं। और यही विद्युत बल को हम जब समान आवेशों के बीच लगता है जो कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रतिकर्षण बल कह सकते हैं, और जब विपरीत आवेशों के बीच लगता है जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तब हम इसे आकर्षण बल कह सकते हैं। और इन्हीं के आधार पर एक वैज्ञानिक जो थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम कूलाम था, उन्होंने सन 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को एक नियम के रूप में प्रदर्शित किया, जिस नियम को अपना कूलाम का नियम कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि कूलाम के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश है, कोई हमारे दो स्थिर बिंदु आवेश है, उन आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, कोई दो बिंदु आवेश है हमारा q1 q2, जिनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कब होगा, जब दोनों आवेश हमारे विपरीत होंगे, और प्रतिकर्षण बल कब होगा, जब दोनों आवेश हमारे समान होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दो आवेशों, जब दो स्थिर बिंदु आवेश हैं हमारे जिनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती होता है। और हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो बल होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो हम कूलाम के नियम के अनुसार एक डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे दो स्थिर बिंदु आवेश q1 q2 हैं जिनके बीच की दूरी r है तथा इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F है। तब हम कूलाम के नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं, उन्होंने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा q1 q2 के, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर बीच की दूरी r है तो बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, उसके वर्ग के तो r का स्क्वायर कर दिया वर्ग को। अब इन दोनों समीकरणों को F अनुक्रमानुपाती q1 q2 और F अनुक्रमानुपाती 1/r² को मिलाते हैं तो हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती q1 q2 की 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा q1 q2 अपॉन r²। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है k, हो जाएगा q1 q2 अपॉन r², और k बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r²। और जैसा कि हम जानते हैं F हमारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है तो इसका मात्रक भी न्यूटन हो जाएगा। और आपका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मान होता है। जब भी हम सवाल करेंगे उसमें इसका मान रखेंगे। तो हमने देखा कि हमारा कूलाम का नियम क्या होता है और उसको किस प्रकार हम फार्मूले के रूप में उतार सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूला अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाकी जो आगे इसका रह गया है वैद्युत आवेश और वैद्युत विभव, वो अगली वीडियो में पढ़िएगा। धन्यवाद।